मैं सबसे पहले आगरा के अपने सभी मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। 2026 का बजट देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह जो बजट प्रस्तुत किया गया, यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 का एक रोडमैप है। जिस तरह से 2014 के बाद से एक रूटीन परंपरा से हटकर के बजट लाना और बजट के साथ में विकास के विजन को जोड़ना, और विकास केवल एक क्षेत्र में नहीं, समग्र क्षेत्रों का विकास, समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए 2014 के बाद से देश में जो विकास का दृश्य बदला है, ये हमारा जो बजट है, ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रख करके संरचनात्मक सुधार, राजकोषीय अनुशासन और सतत निवेश पर आधारित है। रिफॉर्म एक्सप्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में देश में लगभग 350 से अधिक सुधार किए जा चुके हैं अलग अलग विभागों में, और सरकार विश्वास आधारित शासन और ईज ऑफ लिविंग को मजबूत कर रही है। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे अपराधों से भी और अपराध मुक्तिकरण को भी प्रस्तावित किया गया है। भारत ने पिछले 12 वर्षों में, हम अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो स्थिरता, उच्च विकास दर और नियंत्रित मुद्रास्फीति का संतुलन बनाया है। जो हमारा आर्थिक विकास की दर कभी 11वें नंबर पर हुआ करती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब आर्थिक विकास की दर को हमारे विविध क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ाया गया, तो आज हम विश्व में न केवल चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बने, बल्कि हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जो है ना, वो तेजी से हम बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ बजट में मध्यम वर्ग को, उनको हितों को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए उस दिशा में भी विचार किया गया। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया, और शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए जो लोन लिया जाता था, उस पर जो कर लगता था, वो कर की दर को घटा करके मात्र 2% किया गया। ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कृषि का क्षेत्र जो है ना, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। तो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता मिशन को मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण अधोसंरचना पर विशेष बल दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को और एफपीओज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती एवं डिजिटल कृषि सेवाओं का विस्तार भी इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज के विचार थे, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, उसमें खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प को सशक्त बनाना। ग्रामीण कारीगर और बुनकर, आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में बड़ी मात्रा में बुनकर जो है ना, तरह तरह के प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन उसको उस व्यवस्था से और आगे बढ़ाते हुए उनको कैसे ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों को वैश्विक बाजार से जोड़ना, उनके उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग को बेहतर बनाना, उनके लिए प्रशिक्षण, स्किलिंग और गुणवत्ता सुधार पर विशेष रूप से जोर देने का भी कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। इस योजना से ग्रामीण बुनकर और कारीगर, ग्राम उद्योग से जुड़े हुए लोग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरह के कामों को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो ग्रामीण युवा जिन्हें रोजगार
और कौशल विकास का अवसर मिलेगा, लाभान्वित होंगे। इससे गांव तो आत्मनिर्भर बनेंगे ही, स्थानीय उद्योगों से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो हर जिले में तरह तरह की उपलब्धताएं होती हैं, कहीं किसी तरह का उत्पादन होता है, दूसरे प्रदेश में अलग तरह का होता है, एक ही प्रदेश में अलग जिलों में अलग तरह के उत्पादन होते हैं। तो उन जिलों में उत्पादित होने वाली वस्तुएं हैं, उनको कैसे रोजगार के साथ में जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूत करना बल्कि ग्रामीण जनों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाना, युवाओं के लिए रोजगार सृजन एवं स्किल इंडिया को नया विस्तार दिया जा रहा है। इस बार के बजट में शिक्षा से रोजगार और उद्यमता पर उच्च स्तरीय स्थायी समिति बनाने का भी उसके गठन का प्रस्ताव किया गया। हमारे देश के जो टीयर 2 और टीयर 3 शहर के हैं, इन शहरों में कौशल आधारित मॉड्यूल पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए हमारा देश में परंपरा रही है संयुक्त परिवारों की, और अगर 4 भाई रहते थे तो 4 भाई सब एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बढ़ता गया, हम एकल परिवार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें जब परिवार के बेटे जब कोई नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए अलग अलग स्थानों पर रह जाते हैं, तो परिवार में बुजुर्गों की देखभाल एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। पैसा तो होता है, लेकिन बुजुर्गों की देखभाल करना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पाश्चात्य देशों में वहां पर तो 12-13 साल का बालक होता है, उसको अलग कर दिया जाता है। और जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वरिष्ठ नागरिकों की स्थितियां तो बहुत अलग होती हैं। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में वरिष्ठ जनों को सम्मान देने का जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा को सारी दुनिया बड़े उत्सुकता और आश्चर्य के साथ में देखती है। तो हमारे देश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इन वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए आगे आने वाले 5 वर्षों में 1 लाख अवसरों का सृजन किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कैसे करना, उनकी चिकित्सा की देखभाल है, उनको कैसे उनकी जो दैनंदिन आवश्यकता होती है, उन दैनंदिन आवश्यकताओं में कैसे उनकी मदद की जा सकती है। तो इसलिए यह जो 1 लाख अवसर सृजित होंगे, इससे हमारे देश के साथ ही साथ दुनिया के कई देश जो आज इस तरह के सहयोग की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं, हमारे देश के नौजवानों को प्रशिक्षण लेने के बाद हमारे देश से बाहर भी जाकर के उनको न केवल रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि जब वो दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करेंगे, तो दुनिया को एक हमारी संस्कृति का संदेश पहुंचाने की दिशा में भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। 1 लाख अवसर जो कह रहे हैं, 1 लाख नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस प्रशिक्षण के माध्यम से कैसे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना, कैसे उनको अलग अलग क्षेत्रों में जो है ना आवश्यकता होती है। जिन परिवार में कोई लोग उनको वरिष्ठ नागरिक घरों में रहते हैं, कोई उनको रखते हैं अस्पताल में रखते हैं, कोई घर पर ही रखते हैं, लेकिन घर पर रखते हैं, घर पर उनके कोई सदस्य नहीं होता देखभाल करने वाला। तो हमारे नौजवानों को ऐसी जिनको आवश्यकता होगी, वो उनको अपने घरों में भी बुला करके ऐसे नौजवानों से सेवाओं का अवसर ले सकेंगे। एमएसएमई क्षेत्र को एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए का उसके लिए प्रावधान किया गया, जिससे एमएसएमई क्षेत्र जो है ना वो मजबूत होगा। और ये 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने से रोजगार के भी बहुत सारे अवसरों का सृजन होगा। स्टार्टअप, नए उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन, आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी का निवेश इसमें किया जा रहा है। 2014 के पहले हमारे देश में मात्र कुछ सैकड़ा स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में प्रारंभ हुए। और बहुत सारे हमारे देश के नौजवान जो विदेशों में चले गए थे, वो विदेशों से वापस आकर न केवल स्टार्टअप, अपना स्वयं का स्टार्टअप प्रारंभ किया, बल्कि अपना स्टार्टअप प्रारंभ करके उन्होंने और भी नौजवानों को उस काम के साथ में जोड़कर रोजगार के अवसरों का सृजन किया। यानी कहाँ मात्र कुछ सैकड़ा थे, आज 2 लाख स्टार्टअप से हमारे नौजवानों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए नए नए क्षेत्र में स्टार्टअप प्रारंभ करके हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आत्मनिर्भर भारत कोष में इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी का प्रस्ताव इसमें किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के लिए मेक इन इंडिया ऊपर जो है ना उसको विशेष रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। हम अगर नई शिक्षा नीति की बात करें, तो नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल एवं आधुनिक शिक्षा ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उच्च शिक्षा में रिसर्च और इनोवेशन, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं के लिए
नई स्किल यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग सेंटर देश भर में 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में छात्रों को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और इन सब क्षेत्रों में इस कंटेंट क्रिएटर जो लैब हैं, इन लैब के माध्यम से उनको बहुत सारे अवसर अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमारे नौजवानों को प्राप्त होंगे, जिसमें 15,000 स्कूलों में ये लैब खोले जाएंगे और 500 कॉलेजों में ये लैब खोले जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे में निवेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बार के बजट में सबसे जो प्रमुख उल्लेखनीय बात है कि कैंसर की ऐसी 17 दवाएं जो कैंसर रोगियों को बहुतायत मात्रा में उपयोग की जाती हैं, ऐसे कैंसर पीड़ित व्यक्तियों को ये दवाओं के 17 औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी जा रही है तथा 7 अतिरिक्त दुर्लभ रोगों के लिए, ऐसे रोगों के लिए जो कठिन असाध्य माने जाते हैं, उनके लिए भी जो विदेशों से जो औषधि बुलाई जाती, दवाइयां बुलाई जाती थी, उसमें शुल्क छूट पर भी विस्तार किया जा रहा है। देश भर में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूती, हेल्थ और हमारी अधोसंरचना में आधुनिक तकनीकी का समावेश किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको जो है ना काफी बल मिलेगा। सहायक स्वास्थ्य पेशेवर जो संस्थानों का उन्नयन सार्वजनिक क्षेत्रों में और निजी क्षेत्रों में दोनों में नए संस्थानों की स्थापना के साथ ही साथ 10 चयनित विधाओं में अगले 5 वर्षों में और 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। बायोफार्मा शक्ति के लिए आगामी 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में इसको विकसित के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। एक समय ऐसा था कि जब हमारे देश में बहुतायत मात्रा में विदेशों से दवाइयों का आयात किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से दवा निर्माण के क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया, आज हम न केवल अपने देश में अपनी आवश्यकताओं के लिए तो हम दवाइयां बना ही रहे हैं, हम अपने देश से विदेशों को बड़ी मात्रा में दवाओं का निर्यात कर रहे हैं। यह जो 10,000 करोड़ रुपए का आगामी 5 वर्षों में बायोफार्मा शक्ति को जो आगे बढ़ाया जा रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आगे आएगा। 3 नए NIPERS और 7 विद्यमान NIPERS का उद्ययन करने का काम किया जाएगा और 1000 मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थानों का जाल विकसित किया जाएगा। मातृशक्ति की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए, महिला उद्यमियों के लिए, उनके लिए विशेष सहायता और ऋण सुविधा, उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए सी मार्ट्स की स्थापना को भी, उसके भी प्रस्ताव इस बजट में किए गए हैं, जिसमें भौतिक एवं डिजिटल रूप से मार्केटिंग क्षेत्र में सशक्त करने का काम उनको किया जाएगा। देश के प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास खोले जाने का भी प्रावधान इस बार के बजट में किया गया। इसके लिए पूंजी सहायता दी जाएगी और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण आहार कार्यक्रमों को, पोषण योजनाओं को और भी प्रभावी रूप से सशक्त बनाने का प्रावधान इस बार के बजट में किया जा रहा है। गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बोध वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, हमारे देश के जो वंचित वर्ग हैं, लाभ वंचित समुदाय है, SC, ST, OBC, ऐसे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को और भी ज्यादा प्रभावी बनाते हुए शिक्षा, आवास और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाना है। अनुसूचित जाति वर्ग के जो यंग अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की योजना है श्रेयस, उसमें बजट आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 23 करोड़ रुपए से बढ़कर 495 करोड़ रुपए का किया गया है। साथ ही साथ OBC और अन्य के लिए वाइब्रेंट इंडिया के लिए PM यंग अचीवर्स, इस योजना का आवंटन भी पिछले वर्ष की तुलना में 130 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ में 2,320 करोड़ रुपए किया गया है। मैनुअल स्क्रेजिंग उन्मूलन, जो हमारे ऐसे स्वच्छता कर्मी जो सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में लगे रहते हैं, कई बार इस तरह की घटनाएं देखने में आती हैं कि कोई हमारा
स्वच्छता कर्मी सफाई करने के लिए सीवर टैंक में सेप्टिक टैंक में गया। पालिका और नगर निगम के माध्यम से इस बात को किया जाएगा। जो शहरी आवासन मंत्रालय है वो ये प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा किट, पीपी किट और वो जो अभी मैनुअल स्केचिंग का जो काम असुरक्षित तरीके से करते थे वो सुरक्षित तरीके से कर सकें, वो उनके लिए जो मशीनीकरण के काम से जोड़ा जा रहा है। और मशीनीकरण में उनको वो अपना वाहन खरीदने के लिए, मशीनीकृत वाहन खरीदने के लिए उनको सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया जा रहा है, जिससे उनको 15 लाख रुपए में लगभग 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी हमारे मैनुअल स्केचरों को इस काम के लिए उनके लिए दी जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एडिप योजना का विस्तार, दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का प्रदान किया जाता है। अलग अलग जिस दिव्यांग को जिस तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है, किसी को व्हील चेयर की, किसी को बैशा की, किसी को कान की मशीन की, तो ऐसे दिव्यांगजनों के लिए एडिप योजना का विस्तार करके इस योजना को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाए और उनको शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध हो सकें। दिव्यांग छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है वो छात्रवृत्ति के सपोर्ट सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है और दिव्यांगजनों के लिए उद्योग क्षेत्र की जो मांग के अनुरूप उद्योग क्षेत्रों में दिव्यांगजन किस तरह के काम कर सकते हैं, वो उद्योग क्षेत्र के साथ में कोऑर्डिनेट करके उस तरह का कौशल प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना, जिससे वो गरिमापूर्ण आजीविका के काम को अपना कर सकेंगे। एक दिव्यांगजन सहारा योजना जिसमें दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जीवन सहायक उपकरणों को समय पर उपलब्ध कराने के लिए जो कानपुर में पीएसयू है एलिमको में यहाँ सारे इस तरह के सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य किया जाता है। उसको एआई आधारित तकनीकी इसमें निवेश करके उसको और भी ज्यादा अच्छा उसको बनाया जा रहा है। जो देश भर में अभी लगभग प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र 100 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र खोले गए हैं। अभी दिव्यांगजनों के परीक्षण के कैंप लगते हैं, परीक्षण का कैंप लगने के बाद फिर उनको परीक्षण कैंप लग जाते हैं, फिर उनको वितरण का काम होता है। लेकिन अब इसके लिए तो उनको शीघ्र मिल सके, देश भर में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र खोलने का काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें 100 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र खोले गए हैं, जिसमें कि उनको अब परीक्षण शिविरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनके समीपस्थ स्थान पर, नजदीक के स्थान पर जो प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र होगा वो वहां पर जाकर अपना परीक्षण तुरंत अपना परीक्षण करा के और अपने उनके लिए जो जिस तरह के सहायक उपकरण की आवश्यकता है वो सहायक उपकरण वो प्राप्त कर सकेंगे।